तो फ्रेंड्स ये जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन का ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते थे प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, अपवर्तन होगा। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता इस चैप्टर से, ठीक है। दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? आप सभी को पता है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक तो था कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण जो था उसका, जिसको आई से बोलते थे आपतित किरण, वहाँ पे आपतन कोण बनता था। आपतित किरण, अपवर्तन किरण और अभिलंब, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा था साइन आई बटा साइन आर का जो मान होता है वो नियतांक होता है। ये 2 नियम था इसका। और तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आई आपतन कोण और आर जो है अपवर्तन कोण हो तो अपवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो साइन आई बटा साइन आर होता है। तो सबसे पहला ये ऑप्शन दिख रहा है साइन आई बटा साइन आर, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका। इसका जो मान आएगा वो एक नियतांक होता है, फिक्स होता है। इसको हमने पहले समझा था। चौथा नंबर है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो आपको पता है मीटर में अलग होता है और किलोमीटर में अलग होता है। 3 गुना 10 के पावर 5 अगर देखें तो किलोमीटर में होता है पर सेकेंड, और मीटर में देखें तो 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 3 गुना 10 के पावर 5 मीटर नहीं होता है, 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सिंपल बात है इसमें। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में। तो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, ये सभी को पता है। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा। देखिए वायु में जो प्रकाश की चाल है और निर्वात में प्रकाश की चाल है उसको हम लोग लगभग सेम मानकर चलते हैं, लेकिन वायु में प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा और वायु में प्रकाश की चाल कम होगा निर्वात की अपेक्षा। चूँकि हम लोग लगभग में सेम मानकर चलते हैं, बट निर्वात में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, वायुमंडल भी नहीं होता वहाँ। लेकिन वायु में तो वायु है तो वहाँ पे प्रकाश की चाल कम होगा, और चूँकि निर्वात में कुछ नहीं तो वहाँ पे प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल कम होगा। तो इसका ऑप्शन एक ही ए में है, तो ये कम होगा। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है 7वां नंबर कि इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होता है निर्वात में, ठीक है। उसके बाद वायु में हुआ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखिए हीरा में तो नहीं होगा, सबसे ज़्यादा जल और वायु शीशा की अपेक्षा अगर देखें तो वायु में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और सबसे कम होगा प्रकाश की चाल इसमें हीरा में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो ये वायु होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? और ये सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा भी जा चुका है। तो मिट्टी है, कांच का भी लेंस बन जा सकता है, ठीक है। बल्ब वगैरह में अगर पानी डाल दे उसका जो पूरा है ना उसको निकाल कर, तो वो लेंस की तरह काम करेगा। जल भी लेंस की तरह काम करेगा, जैसे कि अगर पॉलीथीन में अगर हम जल डाल दें तो भी लेंस की तरह काम करेगा, पन्नी में। प्लास्टिक में भी ऐसा हो सकता है अगर पारदर्शी होगा तो, लेकिन मिट्टी जो है वो लेंस की तरह काम नहीं कर सकता। ये जो पदार्थ है इसको लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मिट्टी। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी का मतलब होता है कि उसको फैलाना। तो हमने देखा था कि ये जो है ना ये अवतल लेंस होता है जो समानांतर आने वाली किरणों को फैला देता है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अपसरित कर देता है, तो इसका हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 10 नंबर में है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं? तो उसका अपोजिट अभिसारी का मतलब एक बिंदु पे केंद्रित होना। तो ये था हमारा उत्तल लेंस, जहाँ से प्रकाश की किरण आता था तो वो जो है फोकस पे मिलता था, ठीक है, फोकस पे मिलता था, यानी एक जगह पे केंद्रित हो गया, ऐसा फोकस पे मिल गया, तो ये अभिसरित हो गया, इसको बोलेंगे अभिसरित होना। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। और अगला बोल रहा है शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस ही होगा। अगर जूमिंग की बात आएगा बड़ा, चूँकि उत्तल लेंस में ही छोटा बड़ा दोनों तरीके का प्रतिबिंब बनता था, ठीक है। और अवतल में तो देखा था कि वहाँ पे सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बन रहा था।
तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर लेंस हो जाएगा। और यदि प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, वो बोल रहा है। किसके सापेक्ष बोल रहा है कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष बोल रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष बोल रहा है दूसरे माध्यम का, तो दूसरा माध्यम नीचे होगा, इसमें माध्यम 2 नीचे होगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष में जिसका अपवर्तनांक देखना है उसका जो है वो नीचे रहेगा माध्यम 2, और जिसके सापेक्ष देना पहला माध्यम जो माध्यम 1 वो ऊपर रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं n2 1, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। तो पहले माध्यम के सापेक्ष बोल रहा है, ये हमने पहले भी समझा था। तो इसका हो जाएगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर है, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस आपको पता है, उत्तल लेंस की बात पूरा अभिसारित होता है, चूंकि ये एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है, और अवतल लेंस अपसारित होता है। एक उत्तल लेंस होता है तो कैसा होता है, सभी जगह समान मोटाई होता है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस ऐसा होता है, इसका बीच का भाग मोटा होता है और किनारा का भाग यहाँ पे पतला होता है। तो सभी जगह पे क्या बोला, समान नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, सभी जगह समान मोटाई का नहीं होता है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, तो ये तो अवतल में होता है, किनारों पर मोटा बीच में पतला होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो ये ठीक है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा सी। 15 नंबर बोल रहा है कि एक अवतल लेंस होता है। तो एक अवतल लेंस कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए वही बात है, अवतल लेंस ऐसा होता है, बीच में पतला होता है, किनारा में मोटा होता है, ठीक है। ये मोटा होता है और बीच में पतला होता है। तो सभी जगह समान मोटाई का नहीं होता है, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, तो ठीक है, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। ये तो डिफिनेशन भी था उत्तल अवतल का, ऐसे ही लिखा हुआ। 16 नंबर में बोल रहा है लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितना होता है। आपको पता है लेंस में 2 फोकस होता है, कि इधर एक उधर होता है, दोनों साइड में। लेंस जैसे ये है तो इसका दोनों साइड में फोकस होता है, इधर भी होता है इधर भी होता है, क्योंकि ये 2 गोले का भाग होता है, तो इसका 2 फोकस होते हैं, हमने पहले भी समझा था। 17 नंबर बोले इनमें से किस पदार्थ को लेंस की तरह प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो ये तो इसमें देखिए जल को कर सकते, कांच की सिल्ली को कर सकते, लेकिन पीतल को नहीं कर सकते, क्योंकि ये पारदर्शी है भी नहीं, तो ये नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये नहीं होगा। पीतल ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक n होता है, तो n होता है अपवर्तनांक, तो वो साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमें फार्मूला भी पता है, साइन आई बटा साइन आर, इसी को भी अपवर्तनांक बोलते हैं, जिसको n से या म्यू से भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि साइन, ये तो आर बटा आई है, ऑप्शन नंबर सी में गुना में, डी में दिख रहा है साइन आई बटा साइन आर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि अवतल लेंस होता है, कैसा होता है। अवतल लेंस सबको पता है फैला देता है, यानी कि अपसारित करता है, तो ये अपसारी लेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, अपसारी लेंस होता है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है। तो हमने उस समय भी बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही कई सारे घटना देखने को मिल सकता है। तो ये भी जो है ना, पानी में कुछ वस्तु है उठा हुआ दिखे, या फिर कम गहराई दिखे, उसका जो पेंदी है वो उठा हुआ दिखे, तो ये सब अपवर्तन का ही कारण होता है। तो ये अपवर्तन होगा इसका। 21 नंबर बोल रहा है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है, एक सघन होता है, एक विरल होता है, ठीक है। तो बस 2 ही प्रकार का होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार का होता है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस पदार्थ का, तो वैसे यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, वैसे हीरा का अपवर्तनांक आपको बताया गया था 2.42 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, हीरा ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, इसमें प्रकाश की चाल भी कम होगा। तो हीरा में प्रकाश की चाल देखिए सबसे कम होता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो अपवर्तनांक ज़्यादा है तो चाल कम है, मतलब अपवर्तनांक ज़्यादा है। ये दोनों अपोजिट होते हैं, अगर चाल कम तो अपवर्तनांक ज़्यादा, और अपवर्तनांक ज़्यादा तो चाल कम, या फिर अपवर्तनांक कम होगा तो चाल ज़्यादा होगा। ये दोनों अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उसके बाद प्रकाशता सघन माध्यम होता है। तो
जो सघन होता है अर्थात विरल होता है, एक होता है विरल और एक होता है सघन। यानी सघन बोले तो इसमें कण जो है ना पास पास रहेगा, इसमें दूर दूर रहेगा, तो इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा और इसमें कम होता है। तो जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तो सघन है तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। तो बोल रहा है प्रकाशता सघन माध्यम होता है तो अधिक अपवर्तनांक वाला होता है, तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है। कम तो होता नहीं है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो वो सघन होता है, तो ये भी गलत है, वो तो विरल होगा। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है अधिक अपवर्तनांक वाला, ठीक है। तो इसका अधिक अपवर्तनांक होगा। उसके बाद बोल रहा है 24 नंबर, प्रकाशता विरल माध्यम होते हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा। विरल है इसका मतलब प्रकाश की चाल वहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब कि कम अपवर्तनांक वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाशता विरल माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाशता सघन माध्यम की अपेक्षा, तो सघन माध्यम की अपेक्षा इसमें ज़्यादा होगा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, सिंपल सी बात है, तो अधिक होती है, होगा अधिक। विरल में वैसे भी अधिक होगा और सघन में कम होगा, तो सघन की अपेक्षा विरल में ज़्यादा होगा, विरल की अपेक्षा सघन में कम होगा, तो ये बातें सबको पता है। 26 नंबर बोल रहा है प्रकाशता सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल के माध्यम की अपेक्षा, तो विरल की अपेक्षा तो इसमें कम होगा सघन में, क्योंकि इसकी कण जो होता है पास पास होता है, तो कम होती है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। 27 नंबर है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल के क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की चाल के क्या होता है, तो अभी हमने बताया था चाल का क्या होता है कि अगर अपवर्तनांक उसका ज़्यादा है तो चाल जो है वो कम होगा, और अगर अपवर्तनांक कम है तो चाल उसका ज़्यादा होगा, तो ये उल्टा होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं। उल्टा का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद 28 नंबर है प्रकाशता सघन माध्यम से प्रकाशता विरल माध्यम में तिरछी प्रवेश करने वाले किरण अभिलंब से किस प्रकार विचलित होगा, तो देखिए अगर सघन से विरल में जा रहा है तो हमने बताया था अगर विरल से सघन में जाता है तब वो अभिलंब की ओर मुड़ता है, लेकिन अगर इसका उल्टा होगा, सघन से विरल में जा रहा है अर्थात यहाँ पे प्रकाश की चाल कम है और फिर जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अभिलंब से दूर जाता है, तो अभिलंब से दूर जाएगा इसमें, तो अभिलंब से दूर हट जाता है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रकाश किरण प्रकाशता विरल माध्यम से प्रकाशता सघन माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो वह क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, विरल से सघन में जाएगा, तो विरल से सघन में जा रहा है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, सबको पता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर 30 नंबर बोल रहा है पानी से भरे बर्तन में तिरछी रखी छड़ी के मुड़ी हुई दिखाई देना का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है, पानी वगैरह में जो भी दिखे उठा हुआ तिरछा दिखे तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। 31 में बोल रहा है जब कोई मोटा कांच का स्लैब किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं, तो इसका भी कारण क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन ही होगा, ठीक है, तो ये सब अपवर्तन का कारण है। और 32 में बोल रहा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब किस किस में बनता है, देखिए दर्पण और लेंस दोनों द्वारा वस्तु के तरफ बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब देखिए दर्पण और लेंस दोनों द्वारा वस्तु की तरफ बनता है, तो यहाँ पर देखे तो आभासी प्रतिबिंब लेंस में जो हमने देखा था कि वस्तु की तरफ बनता है, ठीक है, लेकिन दर्पण में तो विपरीत में बनता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी में देखें तो दर्पण और लेंस दोनों द्वारा वस्तु के विपरीत ओर, तो दर्पण में विपरीत ओर बनता है लेंस, लेकिन लेंस में उसी ओर बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है, ठीक है, आपको पता है सब जो भी प्रतिबिंब निर्माण था बताया हुआ है लेंस में। सी नंबर में है कि दर्पण द्वारा वस्तु के तरफ और लेंस द्वारा वस्तु के विपरीत, तो लेंस में तो वस्तु की तरफ ही बनता है और दर्पण में वस्तु के विपरीत बनता है। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है लेंस द्वारा वस्तु के तरफ बनता है, तो ये सही है, और दर्पण द्वारा वस्तु के विपरीत ओर बनता है, तो ये भी सही है, क्योंकि लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनता है और दर्पण में देखें तो अपना सामने बनता है, विपरीत ओर दर्पण के पीछे बनता है, तो वो भी पता है, वस्तु आगे रखा हुआ तो बनता है पीछे, तो ये दर्पण में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। फिर अगर 33 नंबर देखें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो किस में बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमने देखा था कि लेंस में उत्तल लेंस में दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। और दर्पण की अगर बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब
जो अवतल दर्पण था उसमें बनता है, ठीक है, काल्पनिक भी बनता है। तो देखते हैं ऑप्शन में कह रहा है कि दर्पण और लेंस दोनों द्वारा वस्तु की तरफ वास्तविक प्रतिबिंब। तो हालांकि अपने को पता है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में हमने देखा था, काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता था, इधर, ठीक है, पीछे बनता था, यानी वस्तु इधर है तो इधर बनता था प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता था, अपने को पता है। लेंस में जो है लेंस की तरफ ही बनता है, तो दर्पण और लेंस दोनों द्वारा वस्तु की तरफ बनता है, तो ये गलत है। दर्पण और लेंस दोनों द्वारा वस्तु के विपरीत ओर बनता है, तो विपरीत ओर बनता है सिर्फ किसमें, दर्पण में, लेंस में नहीं। दर्पण द्वारा वस्तु की तरफ और लेंस द्वारा वस्तु के विपरीत ओर, तो ये भी आपका देखें तो दर्पण द्वारा वस्तु की तरफ और लेंस द्वारा वस्तु के विपरीत ओर बनता है, लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब की बात बोल रहा है, तो दर्पण द्वारा वस्तु की तरफ ही बनता था। अगर ये दर्पण है, मान लिया जाए इसका ये भाग कलाई कर दिए तो ये हो गया अवतल दर्पण, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो इधर ही बनता था, दर्पण की तरफ ही, पीछे तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था, ठीक है। लेंस में जो हमने देखा था वो लेंस के तरफ ही बनता था, ठीक है, लेंस के तरफ अगर वस्तु इधर है तो इधर ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था, वास्तविक प्रतिबिंब इसमें इस तरफ नहीं, इस तरफ तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था, इस तरफ अगर वस्तु है तो उसका जो है वो पीछे बनता था दर्पण के, ठीक है, लेंस के पीछे बनता था, यानी विपरीत ओर बनता था। यानी कि ये जो दर्पण है उसमें दर्पण जो है उसमें वस्तु की ओर बनेगा, अर्थात हाँ वस्तु की तरफ बनेगा, लेकिन लेंस में विपरीत ओर बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो वही बोल रहा है, दर्पण द्वारा वस्तु के तरफ और लेंस द्वारा वस्तु के विपरीत ओर, चूंकि ये वास्तविक बोल रहा है, उस समय हमने काल्पनिक देखा था, तो काल्पनिक में उल्टा था, ठीक है। काल्पनिक में हमने देखा था कि इसमें दर्पण में विपरीत ओर बनता है और लेंस में लेंस की ओर ही बनता है, अर्थात वस्तु की ओर बनता है, तो ये बातें थी। और इसमें वास्तविक बोल रहा है तो वास्तविक दर्पण में वस्तु की तरफ ही बनता है, आपको पता है प्रतिबिंब निर्माण हमने देखा उत्तल अवतल सब में, और लेंस में जो देखा था वो विपरीत ओर बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। फिर बोला 34 में लेंस जिसमें बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो कहलाता है। तो लेंस जिसमें बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो, अगर उभरा की बात बोले तो इस प्रकार से दो गोलीय पृष्ठ हो, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, सिंपल सी बात है, तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। 35 में बोला लेंस जो अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है कहलाता है। तो लेंस जो अंदर की ओर वक्रित है, ऐसे दो ऐसा पृष्ठ से दो ऐसा घिरा हुआ है, तो ये तो आपको पता है अवतल लेंस होता है, तो ये हो गया। फिर 36 में लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं, या फिर एक दो और इसका नाम था, तो आप वो देख ले, ऑप्शन में प्रधान अक्ष ही है। तो लेंस के दोनों ओर वक्रता केंद्र, जो भी लेंस है इसका वक्रता केंद्र से ऐसे जो रेखा जाता है, यहाँ पे ओ होता है, यहाँ पे C1 C2 जिसको 2F1 2F2 नाम हमने दिया था, तो ये होता है काल्पनिक जो रेखा है, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। 37 नंबर में बोला गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। तो गोलीय जो लेंस है और इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो है इसका द्वारक कहलाता है, हमने द्वारक के बारे में देखा था, डेफिनेशन में देखा था, तो ये सब अगर याद है तो याद होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 38 में किस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, तो वो हमने देखा था एक केस कि अगर प्रकाशीय केंद्र की दिशा में कोई किरण आता है तो वो बिना विचलन के ऐसा निकल जाएगा, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र होगा, ऑप्शन नंबर ए ही है। फिर उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, ऐसा उत्तल लेंस का फोकस इधर होता है, ठीक है, इसका फोकस इधर होता है, और ये चूंकि प्रकाश की किरण की दिशा में है, अर्थात ओ के इस साइड में प्लस होता है, इधर माइनस होता है, तो ये प्लस में होता है। और अवतल लेंस में अगर देखें तो फोकस इधर होता है, तो इधर माइनस में होता है उसका फोकस अवतल का, तो ये भी बताया हुआ है, तो इसका हो जाएगा धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा ऋणात्मक। 41 नंबर बोल रहा है लेंस की मोटाई बढ़ने पर उसकी फोकस दूरी, तो इसको उल्टे याद रखना, अगर मोटाई बढ़ेगा तो फोकस दूरी घट जाएगा, और अगर उसका मोटाई कम होगा तो पतला होगा तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, तो सिंपल से मोटाई बढ़ने पर उसका फोकस दूरी घट जाता है। 42 नंबर में बोल रहा है कि उत्तल लेंस किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। आपको पता है उत्तल लेंस के बारे में, वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है, दोनों प्रकार का बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सिंपल सा सी दिख रहा है, तो यही हो जाएगा दोनों।
किसी वस्तु का अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, अवतल लेंस सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब दो ही केस हमने देखा था, तो काल्पनिक प्रतिबिंब ये बनाता है, सिंपल से। 44 है, एक लेंस के सामने किसी वस्तु को रखने पर हमेशा वस्तु छोटा आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यह लेंस हो सकता है। अब देखिए, एक लेंस के सामने किसी वस्तु को रखने पर हमेशा वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा। उत्तल लेंस में देखा था छोटा बड़ा बराबर सब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में आपने देखा होगा, याद होगा, तो इसमें सिर्फ छोटा ही बन रहा था वस्तु से, तो अवतल लेंस हो जाएगा, छोटा बन रहा था और काल्पनिक सीधा बनता है, तो इसमें ये बात है। 45 है कि किसी बिंब का वास्तविक एवं समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना है। किसी बिंब का वास्तविक एवं समान आकार का प्रतिबिंब, यानी कि सेम आकार, बराबर आकार का, तो एक केस था उसमें जो जैसे हमने दर्पण में देखा था, वक्रता केंद्र में बराबर साइज का मिलता है, तो यहाँ पे वक्रता केंद्र यहाँ पे रहेगा ऐसा ना, 2f1, तो 2f1, और अगर हम लोग यहाँ पे यानी 2f1 पे रखेंगे अगर वस्तु को, तो ये 2f2 पर यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब जो कि समान आकार का होगा और बराबर दूरी पे होगा, क्योंकि यहाँ से फोकस का दुगना यहाँ पे अगर f1 है और यहाँ पे f2 है, तो ये फोकस के दुगना, यहाँ पे O है, तो ये फोकस जो दूरी है उससे दुगना दूरी पे ये होता है, तो फोकस के दुगना दूरी पर अगर वस्तु को रखेंगे, अर्थात ये जो वक्रता केंद्र इसका है वही है 2f1, तब जाके इसका जो प्रतिबिंब है वो बराबर समान आकार का मिलेगा, ठीक है, और सेम दूरी पे भी होता है। तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना है, तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, या वक्रता केंद्र वो 2f1 जो होता है वहाँ पे, ऐसा आपको याद रखना, और वो फोकस दूरी की दुगना दूरी पे ही होता है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी बिंब का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना है, तो इसमें 6 केस हमने देखा था, ठीक। तो एक जो है ना यहाँ पे O प्रकाशीय केंद्र और जो फोकस था f1 उसके बीच में जो हमने रखा था, तब जाके इसका काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता था। या तो ऐसा बोल सकते हैं लेंस और f1 के बीच, यानी फोकस के बीच, या O और f1 के बीच रखेंगे तब काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र भी इसको बोलते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 47 में कि किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो देखिए, फोकस दूरी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तब दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होगा। तो गोलीय दर्पण अगर है और उसका फोकस दूरी माइनस में है, तो अगर कोई गोलीय दर्पण है उसका फोकस की बात करें तो ये देखिए, ये अगर अवतल है तो इसमें अगर फोकस देखें तो इधर होता है फोकस इसका, ठीक है, तो फोकस इसका इधर होता है, तो ये दो इधर माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, दोनों, ये भी अवतल होगा। अगर इसका फोकस माइनस में है तो इसका मतलब ये अवतल दर्पण होगा। और लेंस की बात करें तो लेंस के अगर फोकस माइनस में है तो वो होगा अवतल, वो भी होगा, चूँकि यहाँ पे देखिए इसका फोकस इधर होता है, अवतल लेंस का भी फोकस इधर होता है और अवतल दर्पण का भी फोकस इधर होता है, लेकिन उत्तल का इधर होता है और दर्पण में भी लेंस में भी इधर होता है। तो ये भी याद रखना, फोकस दोनों में माइनस ही होता है। उत्तल दोनों, अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें तो वो उसमें माइनस नहीं होता है, और अगर अवतल दर्पण अवतल लेंस की बात करें तो इसमें माइनस होता है दोनों में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका दोनों अवतल ही होगा, अगर माइनस में दोनों प्लस होगा तो दोनों उत्तल होंगे, सिंपल सी। 48 है, लेंस के लिए नई कार्तीय चिन्ह पर पाटी के अनुसार किस बिंदु को मूल बिंदु माना जाता है। तो लेंस के लिए क्या होता है, मूल बिंदु ये होता है, प्रकाशीय केंद्र O होता है, ये होता है, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर बोला है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए, लेंस में फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है, तो सिंपल ये तो हमने बताया। 50 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा अवतल का, तो अवतल लेंस होगा, और उत्तल का धनात्मक होता है। किसी शब्द को, उसको फिर वही क्वेश्चन है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए अगर बात आए तो वो उत्तल लेंस होगा, सिंपल सी बात है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बात आपको याद रखना। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला का उत्तल लेंस सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है, वरना नज़दीक होगा, उसका फोकस जो है ना वो नज़दीक होगा, तब जाके वो छोटा अक्षर है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है
52 में इनमें से कौन सा लेंस सूत्र है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/v माइनस 1/u ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और 53 बोल रहा है लेंस का आवर्धन यानी m बराबर फार्मूला क्या होता है? एक तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होती है, या फिर v/u भी होता है इसका। तो v/u देखे तो v/u ऑप्शन नंबर में बी में दिखता है, ये तो याद है, सिंपल सी बात है, आवर्धन सबको पता होता है। 54 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि लेंस को आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा है। अब आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रा रहित होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आवर्धन में हमें पता है ना प्रतिबिंब को चाहे वस्तु को चाहे, तो वो यूनिट इसका नहीं होता है, जैसे कि हमने अपवर्तनांक का देखा था, ठीक है, तो मात्रक रहित होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो जिसका फोकस ऋणात्मक होगा उसका क्षमता भी ऋणात्मक होगा। तो उत्तल लेंस का हमने देखा था कि धनात्मक होता है, उसका क्षमता भी धनात्मक, और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है तो इसका क्षमता भी ऋणात्मक होगा। अवतल लेंस का किस लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। किसी लेंस की क्षमता जो होता है P बराबर हमने देखा था क्षमता 1/f होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं P बराबर 1/f है, मतलब अपोजिट है, P बढ़ेगा तो F घटेगा, F घटेगा तो P बढ़ेगा, ऐसा अपोजिट है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि P जो है, P को अगर हम यहाँ पे देखें तो F जो है भागा में इधर आएगा तो गुना में, P गुना F बराबर 1 होगा, ठीक है। और अगर F को इधर रखने दे तो P जो है इधर चला जाएगा तो F बराबर 1/P हो जाएगा। ये भी फार्मूला था अगर F निकालना हो तो, लेकिन सिंपल सी बात है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। P जो है फोकस का उल्टा होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1/f है तो ये उल्टा है। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद है कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होता है? तो जिसका फोकस धनात्मक होगा, धनात्मक फोकस किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है, तो इसका उत्तल हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो देखिए फोकस दूरी तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक फार्मूला था ऐसा जो हमने बताया था कि अगर सेंटीमीटर में हो तो डायरेक्ट आपका P बराबर फार्मूला हो जाता है 100/f, और F कितना है 40, और ये हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला है ये, इसमें चेंज नहीं करना है क्योंकि ये मीटर वाला फार्मूला है। सेंटीमीटर रहेगा तो ऐसा फार्मूला लगाना है, तो ये कट जाएगा, 0 से 0 10 बचेगा, नीचे 4 बचेगा। तो 4 में अगर 10 से भागा दे तो 4 दूनी 8 कटता है, बचता है 2, फिर पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे 0 आएगा 20, तो 4 पचे 20 यानी 2.5, और D तो आएगा ही, ठीक है, जो इसका है, चूँकि ये मीटर में चेंज हो गया, मीटर -1 में ऐसा चेंज होगा तो इसके बराबर में हम लोग D लिखेंगे इसका, ठीक है, तो ये होगा 2.5D। और अगर इसको सिंपल से ऐसा बनाए कि P बराबर 1/f होता है, तो सबसे पहले जो 40 सेंटीमीटर है उसको 100 से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 4/10 आया, 1 शून्य और बच रहा है नीचे, तो एक अंक बाद दशमलव देंगे, 4 के बाद दशमलव ऐसा पड़ेगा तो 0.4 आएगा, ये मीटर में आएगा, ठीक है। तो 0.5 मीटर में आ गया, तो P बराबर 1/f, f के जगह पे क्या रखेंगे इधर मीटर में 0.4 मीटर। अब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो P बराबर ऊपर 10 और नीचे आप कुछ नहीं तो 4 बचा, और ये मीटर है। अब ऊपर इसको काटेंगे तो ये तो 2.5 आया था, और ये मीटर नीचे ऊपर जाएगा तो मीटर के पावर -1, इसके जगह पे D लिख देंगे तो 2.5D आ जाएगा, तो 2.5D इसका होगा, ठीक है। और ये उत्तल लेंस की बात बोल रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है, तो ये भी प्लस में ही होगा, ठीक है, 2.5D। 59 नंबर बोल रहा है एक लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी होगी क्या? तो P बराबर वही फार्मूला होता है 1/f होता है, और P का मान यानी क्षमता दिया हुआ -2D, तो -2D लिखेंगे या -2 ही लिखते हैं, 1/f। f का मान निकालना, f इधर आ जाएगा तो ये 1 जो है ना -2 नीचे आ जाएगा, ऐसा। अब 1/2 आ गया, f बराबर -2 है, तो -2 है तो इसको 2 से भागा भी देंगे, 1 में 2 से अगर 1 में भागा देंगे तो नहीं लगेगा, इसलिए 0.10 आएगा,
तो 2×5 = 10 यानी 0.5, और ये माइनस है ना तो ये माइनस में आएगा 0.5 इसका फोकस दूरी आ जाएगा, ठीक है। और ये किस में आएगा तो मीटर में आएगा, डी है ना तो मीटर में आएगा, तो 0.5 माइनस में मीटर में आएगा, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल भी बताया हुआ आपको। पानी से भरी बाल्टी का तल ऊपर उठा हुआ प्रतीत होने का क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है, तो अपवर्तन हो जाएगा उसका। किसी लेंस की फोकस दूरी f और उसकी क्षमता p के बीच में संबंध क्या है, तो p बराबर 1/f आपको पता है, तो यही संबंध है इसमें। ये p जो है इसका फोकस दूरी का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टा ही होते हैं। 65 किस बिंदु को लेंस का केंद्रीय बिंदु कहा जाता है, तो वही था प्रकाशीय केंद्र जिसको हम लोग लेंस का केंद्रीय बिंदु बोलते हैं। उसके बाद आगे है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, हालांकि मीटर-1 होता है, व्यवहार में हम लोग इसको डायोप्टर बोलते हैं, तो डायोप्टर ही होगा। आगे बोल रहा है 64 नंबर, घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए। अब छोटा छोटा पुर्जा देखना है तो वही उत्तल लेंस, छोटा अक्षर वाला हमने पीछे देखा था, तो छोटा को बड़ा देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विशालक शीशा के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये भी उत्तल लेंस है, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, जूमिंग करने वाला, तो ये भी उत्तल लेंस होता है। विशालक शीशा के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस। फिर है 66 नंबर, आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी हमेशा सीधा होता है, वास्तविक जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, ये दो बात हमेशा याद रखना है, तो हमेशा सीधा होता है। उसके बाद 67 है कि निम्नलिखित में से कौन उस पर किसी बिंदु स्रोत से आपतित प्रकाश किरणों का समांतर किरण पुंज बना सकते हैं, तो अवतल में जैसे हेडलाइट में लगा हुआ रहता है ना, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वो जो दर्पण लगा हुआ था, इसी के पीछे ऐसा दर्पण लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण, फिर उसमें लाइट लगा हुआ रहता है ऐसा, तो ये जो प्रकाश का परिवर्तन यहाँ से पीछे से टकरा कर ये समानांतर रूप से इसको भेज देता है, ठीक है। तो ये समानांतर अवतल दर्पण में होता है और उत्तल लेंस में होता है, जो एक बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणों को समानांतर बना देगा, ठीक है। 68 में 0.25 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका डायोप्टर यानी कि क्षमता जो है ना वो निकालना है, तो निकालते हैं। p बराबर 1/f मीटर में है ही 0.25, दशमलव को अगर हटाएंगे तो ऊपर 2 शून्य आ जाएगा, चूँकि दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी कि ये हो जाएगा 100/25, और 25 से काटेंगे 25 × 100 यानी 4D, 4 डायोप्टर होगा। प्लस में है तो प्लस में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है यहाँ पर। अवतल लेंस है जिसकी क्षमता 4 डायोप्टर है, तो ये गलत हो जाएगा, चूँकि देखिए फोकस दूरी या प्लस में है ना, तो प्लस में है तो अवतल में तो प्लस नहीं होता, तो ये प्लस में होगा भी नहीं, उत्तल में होता है प्लस, तो ऑप्शन नंबर सी देख रही है, एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता 4D है, तो ये प्लस माइनस को भी ध्यान में रखना, अन्यथा ये गलत हो सकता है आप ये मार दें, तो इसलिए प्लस माइनस को ध्यान रखना। प्लस में होता है तो वो उत्तल लेंस है। अब है 69, इनमें से कौन अनंत पर स्थित किसी बिंब का अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो अनंत से जो आएगा उसको अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो हमने देखा था क्या कि वो अवतल दर्पण में भी वैसा ही होता है, अगर अनंत से आता है तो वो भी छोटा बना देता है, अवतल दर्पण में भी अगर अनंत से कोई आएगा तो फोकस पे मिलेगा, ठीक है, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, चाहे वो उत्तल भी होगा तो भी वो फोकस पे मिला, अनंत पे आता है वो फोकस पे मिलवे करता है, चाहे उत्तल लेंस हो, लेंस में कोई लेंस हो, उत्तल हो अवतल हो, और दर्पण में उत्तल हो अवतल हो, तो वो फोकस पे मिलता है, छोटा ही बनेगा वैसे अनंत से आएगा तो, ठीक है। तो इसमें सब हो जाएगा, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस सब हो जाएगा, ठीक है। स्नेल का नियम उसी को बोलते हैं जो हमने पढ़ा था, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम था sin I/sin R, तो इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 में बोला फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य होता है, तो फोटोग्राफी की बात करें या हमारी आँख की बात करें, उसमें लेंस उत्तल लेंस की तरह ही होता है, उत्तल लेंस होगा। और कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति यानी क्षमता की अगर बात करें अवतल लेंस की तो कैसा होगा, तो हमने देखा था इसका फोकस माइनस में होता है, तो इसका क्षमता भी माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक होगा। और अब है 73 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है,
कैसा रहता है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो उत्तल लेंस द्वारा अगर काल्पनिक प्रतिबिंब अपने को प्राप्त करना है तो अपने को एक ही केस था, वो अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था, ओ के प्रकाशीय केंद्र और एफ के बीच, यानी कि लेंस और मुख्य फोकस ये जो है ना इसके बीच में रहेगा। तो फोकस और लेंस के बीच होगा सिंपल, ठीक है। इसी में काल्पनिक प्रतिबिंब और आवर्धित बनता है। 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए कौन बना सकता है, कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सिर्फ काल्पनिक बनाता है, तो इनमें से कौन है, तो आप वास्तविक की बात बोल रहे हैं तो उत्तल लेंस बनाता है, तो उत्तल लेंस होगा। 75 किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो अगर किसी बिंदु वस्तु से, अगर कोई वस्तु से प्रतिबिंब प्रकाश किरण निकला है और वो जो है किरण लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर भी मिलेगा तो वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, तो वो प्रतिबिंब बिंदु होगा। सिंपल सी बात है, अगर वस्तु से प्रकाश जा रहा है तो वो लेंस से टकराने के बाद तो कहीं ना कहीं मिलेगा, तो वो जो मिलेगा उसको प्रतिबिंब बिंदु बोल सकते हैं, चूँकि वो प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पे। तो प्रतिबिंब बिंदु इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 75 क्वेश्चन था इसका अपवर्तन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक में शेयर कर दे, चल अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे।